ग्रीड मार्केट में लोगों को खींचता है। खींच फियर उनको जब अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है तब उस टाइम पे दूर रखता है। बट अगर आप हर्ड मेंटालिटी से या ग्रीड एंड फियर से कोई भी स्टॉक में एंटर करेंगे, देन यू विल नेवर हैव द कन्विक्शन। बहुत जल्दी मुझे एक चीज समझ में आ गई, देयर इज नो क्विक मनी, देयर इज एब्सोल्युटली नो क्विक मनी एंड you cannot make money on borrowed information. 2007-8 क्राइसिस में आई थिंक वो सारी चीज़ें समझ में आ गई। ETF में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या तीन चीज़ें को मैं सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ। आपका मेजर इंटेंशन स्ट्रैटेजी से पैसे कमाना है या ETF से पैसा कमाना है? स्ट्रैटेजी कोई भी एवरग्रीन तो नहीं रहती है। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन द स्ट्रैटेजी कैन चेंज। एसेट एलोकेशन तीन के बीच में होता है। एक होता है नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। अभी आज के जो हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट है वो है अंकित जी, और अंकित जी मोतीलाल ओसवाल में इक्विटी और डेरिवेटिव के हेड है। अब आज के पॉडकास्ट में अंकित जी ने अपनी एक पर्सनल स्ट्रैटेजी के बारे में हमारे साथ डिस्कस किया है कि कैसे वो ETF को बाय करके उसे प्लेज करते हैं और उसके बाद कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लगा के वो एक रिटर्न ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अंकित जी ने ये सारी स्ट्रैटेजी के बारे में चीज़ें बताई है। इनफैक्ट अंकित जी ने यहाँ पे ये भी बताया है कि कभी उनका जो इक्विटी में एलोकेशन है वो ज़्यादा करते हैं, कभी कमोडिटी ETF में ज़्यादा करते हैं, कभी डेट ETF में ज़्यादा करते हैं, और ये वो थोड़े बहुत टेक्निकल्स को देख के करते हैं। और ऑप्शन स्ट्रैटेजी वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जनरेट कर पाए अपने रिटर्न्स को। तो ये पूरा इसके बारे में है, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया है कि इन्वेस्टर का बिहेवियर क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें। तो चलो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं हमारे डायरेक्ट पॉडकास्ट में और समझते हैं और सीखते हैं अंकित जी से कि कैसे वो ETF को बाय करके कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी को प्ले करते हैं अपने रिटर्न्स को ज़्यादा जनरेट करने के लिए। वेलकम अंकित जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो। तो आप मुझे ये बताइए सर कि आपका जर्नी कैसे रहा और आपने मोतीलाल ओसवाल कब ज्वाइन किया था कैसे आपकी शुरुआत हुई थी? थैंक यू विजय जी एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी आपके पॉडकास्ट पे। मैं मोतीलाल ओसवाल में लास्ट 2 साल से काम कर रहा हूँ एंड फ़िलहाल मैं मोतीलाल में इक्विटी एंड डेरिवेटिव बिज़नेस को हेड करता हूँ। मेरा रोल में मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है कि आई कैन हेल्प कस्टमर्स फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स, कि किस तरीके से उन्हें अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो कहाँ पे लगाएं, कौन से प्रोडक्ट में लगाएं, किस तरीके से लगाएं, तो वो सल्यूशन बनाने में मैं कोशिश करता हूँ। मोतीलाल ओसवाल हमेशा से बिलीव करते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिसर्च और एडवाइजरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कस्टमर जब अपना हार्ड अर्न्ड मनी मार्केट में लगाना चाहते हैं तो उन्हें रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च करके जब आप एक स्टॉक लेते तो उस पर आपका एक कन्विक्शन रहता है। वो कन्विक्शन से आप मार्केट के अप्स डाउन्स सब संभाल सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो टीम है उनके थ्रू हम ज़्यादा से अच्छा रिसर्च करें। रिसर्च करके वो रिसर्च हम हमारे क्लाइंट्स को दें। वो रिसर्च को हम प्रोडक्ट्स में बनाएं जिससे कि कस्टमर्स जिनको इन्वेस्टमेंट करना हो या ट्रेडिंग करना वो हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू कर सके। एंड फाइनली जो एडवाइजरी हमारे एडवाइज़र्स देते हैं वो भी कस्टमर के रिस्क के हिसाब से हो सके। दीज आर आवर मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि वी गिव अ मोर सुपीरियर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर्स को, एंड जो भी हम कर सके जिससे कि उनका ये स्टॉक मार्केट का जर्नी उनके लिए फ़ायदेमंद रहे। बट सर ये जर्नी आपने कैसे शुरू की थी?
मेरी जर्नी स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 22 साल पहले शुरू हुई। अम, मेरी फैमिली में पहले भी मेरे पापा स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते थे, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह भी करते थे, तो शायद बचपन में ही आई वाज अ लिटिल एक्सपोज थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट से। जब मैं पढ़ाई वगैरह कर ली और उसके बाद काम शुरू किया तो आई स्टार्टेड मेरा करियर एज अ बहुत ही सिंपल स्टॉक मार्केट डीलर। मार्केट में मैं टर्मिनल पे बैठता था एंड टर्मिनल पे बैठ करके सौदे करता था। डीलर का काम रहता है कि एक कंप्यूटर स्क्रीन रहता है और कंप्यूटर स्क्रीन पे भाव आते रहते हैं और भाव देख करके आपको सौदा डालना होता है। करेक्ट। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि कंप्यूटर ट्रेडिंग इंडिया में 1994 के 5 के बाद ही स्टार्ट हुई। उसके पहले तक इट वाज अ रिंग का सिस्टम चलता Correct. था। तो लकीली मेरा जब तक करियर स्टार्ट हुआ तब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग या कंप्यूटर ट्रेडिंग वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो मैं डीलर की तरह एक काम चालू किया। कस्टमर्स के फ़ोन लेना था कस्टमर्स की उन पे बात करना, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा Correct. स्टॉक नीचे जा रहा है। बहुत कुछ देखा मार्केट्स ऊपर जाते हुए देखा, मार्केट्स नीचे जाते हुए देखा। और उसी टाइम पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। दिस वाज अराउंड 2004। बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई इंडियन मार्केट में जो अब तो काफ़ी कॉमन सबको लगता है। डेरिवेटिव्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। तो माय करियर विद इन द वेरी फर्स्ट ईयर डेरिवेटिव्स भी मुझे इंट्रोड्यूस हो गया। ओके। एंड मैंने अपना जो स्टॉक मार्केट का जर्नी था उसी टाइम पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस स्टार्टिंग से ही सीखना शुरू कर लिया। ओके। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट एक्सपोज टू द स्टॉक मार्केट। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। डीलर की तरह स्टार्ट किया, फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखे, फिर 2-3 साल काम करने के बाद स्टॉक ब्रोकर के पास आई जॉइंड ICICI सिक्योरिटीज़। वहाँ पे मैं एक टीम लीडर था। टीम लीडर में मेरा रोल ये था कि मेरे पास एक टीम थी, एडवाइज़र्स थे और पहली बार मैंने लाइफ में प्रोफेशनली क्लाइंट्स को एडवाइस देना शुरू किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वो। एडवाइस क्या होती है, कैसे दे सकते हैं, प्रॉपर रिसर्च क्या होता है, रिसर्च से आप कैसे एडवाइस बना करके कर सकते हैं। उस टाइम तक डेरिवेटिव्स अभी भी इतने बड़े नहीं हुए थे इंडिया में, अभी भी ज़्यादा काम इक्विटीज़ ही था। करेक्ट। बट ठीक है, डेरिवेटिव्स वगैरह था एंड निफ्टी वगैरह के अंदर काम होता था। तो वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। फिर द बल्क ऑफ माई करियर मैं ICICI में ही था। ICICI में मैं टीम लीडर था, फिर रीजनल हेड बना, जोनल हेड बना, प्रोडक्ट हेड बना, रिस्क हेड बना, कस्टमर सर्विस देखा। मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। एंड धीरे धीरे देख करके स्टॉक मार्केट में और इन्वेस्टमेंट करने में जो छोटी छोटी चीज़ें समझनी चाहिए, वो आई वॉज वेरी लकी दैट आई कुड सी इट बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स से। तो धीरे धीरे वही सब सीखता गया। 2018-19 के बाद एक और नई चीज़ इंडिया में काफ़ी डेवलप हो गई एंड वो थी एल्गो ट्रेडिंग। तो रिटेल में नहीं था तब तक एल्गो ट्रेडिंग, लेकिन ओवरऑल ऐसे आने लग गया था, कॉर्पोरेट लेवल पे था। तो देन एल्गो ट्रेडिंग डेरिवेटिव से बहुत कनेक्टेड है। तो मैंने एल्गो ट्रेडिंग वगैरह पे काफ़ी काम स्टार्ट किया एंड उसके बाद काफ़ी कुछ मैं एल्गो ट्रेडिंग, एल्गो के प्रोडक्ट्स, किस तरीके से ऑटोमेटेड ट्रेडिंग की जा सकती है, कस्टमर्स के लिए कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ किया। एंड लगभग 2 साल पहले, लाइक आई सेड, I moved from ICICI and I joined Motilal Oswal. यहाँ पे right now I am heading equity and derivatives. मेरे पास एक रिसर्च टीम है जो रिसर्च करती है, फंडामेंटल रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, डेरिवेटिव रिसर्च, एंड एक प्रोडक्ट टीम है जिसका काम है कि ये रिसर्च से जो आ रहा है इंफॉर्मेशन उस पर हम प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कि कस्टमर्स इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सके, डेरिवेटिव्स में कर सके। सो
ये मेरी जर्नी रही है। बट बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है सर। मतलब आप, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने स्टॉक मार्केट के इसमें हर एक एंगल को देखा है। जैसे डीलर, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि डीलर क्या होता है जो अभी ट्रेड कर रहे हैं कोविड के बाद। तो डीलर एक ऐसी चीज़ होती थी ना जिसके पास खुद के अलग क्लाइंट्स होते थे, और उनका रिसर्च क्या होता था, जब क्लाइंट फ़ोन करके बोलते थे कि भाई मार्केट क्या लग रहा है, तो डीलर को जो लग रहा है वो क्लाइंट का रिसर्च था। तो सर आपने सही बोला कि आईसीआईसीआई में जाने के बाद आपको एक राइट अप्रोच पता चला कि यस। रिसर्च क्या होती है। और वो टाइम भी अलग टाइम था। बट एक बात माननी पड़ेगी सर, आपने मैनुअल ट्रेडिंग से अल्गो ट्रेडिंग तक अब आए, और अब आप अल्गोस बना रहे हो और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सर ये जो अल्गो ट्रेडिंग की बात है ना, जनरली हमारे इंडियन मार्केट्स में आपको भी पता ही होगा कि जब कोई एक नया क्लाइंट स्टॉक मार्केट में आता है तो उसका पहला अप्रोच ये होता है कि भाई मेरे को पैसा कमाना जी। है ना। और वो कुछ ना कुछ चीज़ों को देख के या इंस्पायर होके या फोमो में वो मार्केट में आता है। और मैंने जनरली ये देखा है, सबसे ज़्यादा क्लाइंट का इन्फ्लो तब होता है जब मार्केट अपने पीक पे होता है, यस। और जब मार्केट वापस गिरता है तो वापस से क्लाइंट का इन्फ्लो थोड़ा कम हो जाता है। और ये हर चीज़ में एप्लीकेबल होता है। तो सर एक रिटेल क्लाइंट को अपना जो माइंडसेट है टूवर्ड्स मार्केट, वो क्या रखना चाहिए? जैसे म्यूचुअल फंड में तो अभी सबको पता है कि आप लॉन्ग टर्म एसआईपी करोगे तो आपको एक एक जन अच्छी एक वेल्थ क्रिएट हो सकती है, पर अगर आपने लॉन्ग टर्म रखा तो। अब मैं म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो पहले परफॉर्म कर रहे थे वो आगे परफॉर्म नहीं करते हैं। तो सर जैसे आप अभी क्लाइंट, जैसे आपने बोला कि आपका रोल ये है कि क्लाइंट को राइट सेट ऑफ चीज़ सजेस्ट करना, यस। तो कोई एक पर्सन है उसको कैसे पता चलेगा कि उसके लिए राइट क्या है? ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट हो जाता है किसी भी क्लाइंट के लिए। देखिए, आपने ना दो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेस किए। एक पॉइंट आपने फोमो वाला रेस किया, जो मार्केट लैंग्वेज में एक और वर्ड यूज़ होता है, ग्रीड एंड फियर। करेक्ट। ये भी काफ़ी एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है। ग्रीड मार्केट में लोगों को खींचता है। खींच लेता है। फियर उनको जब अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है तब उस टाइम पे दूर रखता है। सो बहुत एक इसका सिंपल एग्जाम्पल है। आज से 3 साल पहले गोल्ड सिल्वर कुछ नहीं हो रहा था। गोल्ड सिल्वर में तो गोल्ड सिल्वर में कौन पैसे लगा रहा था? कोई नहीं। राइट। एंड अभी नाउ वी ऑल नो टुडे कि गोल्ड और सिल्वर इतने ट्रमेंडस रैली पे है, इतना प्राइस आगे आ गया है। तो अभी पूरा हर्ड मेंटालिटी, द ग्रीड फियर फोमो करके पीपल विल कम इन। देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर आज आप गोल्ड या सिल्वर स्टडी करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिस्क्स। बट अगर आप हर्ड मेंटालिटी से या ग्रीड एंड फियर से कोई भी स्टॉक में एंटर करेंगे, देन यू विल नेवर हैव द कन्विक्शन। शायद आज आपने गोल्ड खरीदा हो, $5,500 का रेट है। आपने किसी का अगर सुन करके या देख करके लिया होगा, आपके कन्विक्शन नहीं आएगा। अगर ये $200 नीचे आ जाएगा तो आप पैनिक करने लगेंगे। लेकिन अगर आपके खुद का कन्विक्शन है कि नहीं, मुझे लगता है कि गोल्ड $6,000 जा सकता है, $6,500 जा सकता है, तब अगर वो $200 नीचे आएगा तो यू विल नो कि या तो मुझे और बाय करना है या मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। करेक्ट। सो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैं हमारे भी क्लाइंट्स को बोलता हूँ और जनरली रेकमेंड करूँगा कि डू नॉट गो इन अ हर्ड मेंटालिटी। ग्रीड एंड फियर इज़ समथिंग जो रियल है। ये चीज़ आपको खुद के लिए समझनी ही पड़ेगी। आप अगर ये समझ जाएंगे कि आप ग्रीड से काम कर रहे हैं या फियर से काम कर रहे हैं, तो इट विल हेल्प यू रिड्यूस अ लॉट ऑफ इमोशनल डिसीजंस। एंड मार्केट में इमोशनल डिसीजंस आर यूजुअली नॉट राइट। राइट वंस। सेकेंड चीज़ आपने पूछी कि भाई मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। हर चीज़ मार्केट में हर जन के लिए नहीं सही है, ये भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
स्टॉक मार्केट में जब हम रिसर्च करते हैं या हम एक कंपनी स्टडी करते हैं, तो एक होता है कि हम उसका जाकर के फंडामेंटल स्टडी करें। हम जाएंगे, कंपनी से मिलेंगे, कंपनी के बारे में समझेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ेंगे, कंपनी के ना इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे और हम एक फंडामेंटल रिपोर्ट बनाएंगे। ये फंडामेंटल रिपोर्ट इज नॉट डिजाइंड फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स। करेक्ट। ये डिजाइन किया गया है 1 साल, 2 साल, 3 साल, मे बी 5 साल के होराइजन के लिए। दूसरा एक रिसर्च होता है चार्ट बेस्ड रिसर्च। बहुत लोग करते हैं एंड चार्टिंग इज नथिंग रॉन्ग। चार्ट बेस्ड रिसर्च को बोला जाता है टेक्निकल रिसर्च। टेक्निकल रिसर्च टिपिकली आप लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं कर सकते हैं, आप उसको छोटे टाइम पीरियड के लिए करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन दैट। टेक्निकली आपने कोई स्टॉक पे रिसर्च किया है, टेक्निकली अगर आपने कोई स्टॉक पे रिसर्च किया है, अगर अब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने रिसर्च किया 2 दिन के लिए, और अगर वो स्टॉक गलत चला गया, अब आप उसको होल्ड करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये गलत है। करेक्ट। सिमिलरली अगर आपने कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा फंडामेंटल देख करके, और फिर आप 15 दिन में देखें कि ये स्टॉक नीचे हो गया है, तो ये भी गलत है। सो एक कस्टमर को ये समझना होगा कि उसका रिस्क एपेटाइट क्या है, क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, और इसका कोई सही आंसर नहीं है। देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, हर तरह के क्लाइंट होते हैं। कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट आता है, जिनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, बट ये सब नहीं कर सकते। सिमिलरली देयर आर कस्टमर्स जो रियली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, एंड उन्होंने जब अपने स्टॉक्स होल्ड किए, मतलब आई पर्सनली नो कस्टमर्स जिन्होंने स्टॉक्स 20-20, 25-25 साल से होल्ड करके रखे। वो सबके बस की बात नहीं होती। आज 25 साल में सर हमने कम से कम 4 बड़े करेक्शंस देखे हैं। उस टाइम पे स्टॉक्स के जो सिचुएशन होती है 60%, 70% से भी ज़्यादा करेक्शन है, उस टाइम बहुत बड़ा कन्विक्शन चाहिए अंदर होल्ड करने के लिए। सो ये कस्टमर को खुद के लिए समझना होगा कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। काफ़ी कस्टमर्स जो नहीं ये समझ पाते, उनको मैं ये रेकमेंड करता हूँ, रूल ऑफ थंब सिंपल, बड़ा पैसा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डालिए। बड़ा पैसा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डालिए। टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट यानी शॉर्ट टर्म रिस्क मनी आप है ना शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कीजिए, मतलब लिमिटेड पैसा। सो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना पैसा, क्या रिसर्च, क्या इन्वेस्टमेंट मेथड यूज़ करेंगे। कस्टमर्स अगर ये गलती कर दे कि पूरा 100% पैसा शॉर्ट टर्म में डाल दे, अगर आपका कॉल सही गया तो यस बहुत अच्छा रिटर्न बन जाएगा। हाँ, करेक्ट। लेकिन अगर बाय चांस नहीं सही गया तो इट कैन रियली डैम्पन द मूड। तो आई थिंक दिस वुड बी माय सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू एवरीवन। तो सर अभी आपका पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या पहले आपका क्या था और अब आपका क्या है? देखिए, जब पहले शुरू किया था तो सबकी तरह मैं भी बहुत सारे स्टॉक्स में काम करता था, स्टॉक्स लेता था, जो आपने बताया कि भाई जो फ़ोन पे मालूम पड़ गया वही रिसर्च है। करेक्ट। तो ये सब बहुत कुछ किया हुआ है लाइफ में, सीखा है ये सब चीज़ों से। बट बहुत जल्दी मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, देयर इज़ नो क्विक मनी, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्विक मनी, एंड यू कैन नॉट मेक मनी ऑन बोरोड इन्फॉर्मेशन। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि भाई दूसरे के बोले हुए पे मैं तो पैसा नहीं बना सकता हूँ। एक आध बार कभी चल जाता था, कभी ये ना बहुत ज़ोर से लॉस हुआ। सब मिस्टेक्स की हुई है कि जहाँ पे लॉस हुआ है वो स्टॉक अब तो ये लॉन्ग टर्म हो चुका है, लॉन्ग टर्म की तरफ पड़ा रहेगा, ये सारी मिस्टेक्स की 2007-8 क्राइसिस में आई थिंक वो सारी चीज़ें समझ में आ गई कि इस तरीके से तो पैसे नहीं बनेंगे। आपको अगर पैसे बनाने हैं, अगर आप सीरियस हो तो आपको इस चीज़ को सीरियसली करना पड़ेगा, विच मीन्स कि आपको अपना एक मेथड बनाना पड़ेगा,
मेथड अलग हो सकते हैं, कोई देयर इज़ नो वन राइट और रॉन्ग आंसर, लेकिन आपको एक मेथड बनाना होगा, मेथड के साथ काम करना होगा। पर्सनली मेरे 2007-8 के बाद मैं निफ्टी की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। मुझे लगा कि मैं इंडेक्स ट्रेडिंग करूँगा तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लग गया, एंड मैंने वो अपना कोर स्ट्रैटेजी बना दिया। इंडेक्स ट्रेडिंग में मुझे दो बेनिफिट्स थे। एक तो मैं लॉन्ग शॉर्ट भी कर सकता था, मतलब जब मेरा मन था तब लॉन्ग जा सकता था, जब शॉर्ट करना था शॉर्ट। दूसरा, इंडेक्स में मुझे एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता था कि मैं ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज बना सकता था। ओके। तो these two were my but this is my personal own thing, not necessarily सबके लिए ठीक होगा। और उसके ऊपर मैंने अपने मॉडल्स बनाने स्टार्ट किए। मॉडल्स की भाई निफ्टी में कब लॉन्ग करना है, कब शॉर्ट करना है, एंड बाई निफ्टी आई कैन मीन बैंक निफ्टी या एनीथिंग, जो भी जैसा भी इंडेक्स हो गया, इंडेक्स कोई भी, बट लार्जली निफ्टी ही, ज़्यादा करके निफ्टी में काम किया। लॉन्ग शॉर्ट, अगर कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी करनी है, कवर्ड कॉल करना है, कवर्ड पुट करना है, स्ट्रैडल करना है, स्ट्रैंगल करना है, तो इस तरह के काफ़ी मॉडल्स बनाए। और वो मॉडल्स बना करके मैं, मतलब ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया। अब लेकिन मॉडल बनाना इज़ नॉट इनफ, नीचे स्टॉक्स तो लेने ही है, स्टॉक Correct. ऐसा तो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं अपने करियर में स्टॉक मार्केट में ही था, तो काफ़ी मेरे ऊपर रेगुलेशंस भी थे कि मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने ETFs करके एक चीज़ थी, वो उस टाइम काफ़ी नई इंडिया में पॉपुलर हो रही थी, तो मैंने ETFs को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। ETFs आपके निफ्टी पे भी था, सेक्टर पे भी था, गोल्ड पे भी था, काफ़ी सारी चीज़ों पे थी। ETF इज़ बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है, बट उसमें दो बहुत बड़े बेनिफिट्स थे। एक तो वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता था, हाँ। तो उसको आप बाई सेल कर सकते थे, Correct. जस्ट लाइक एनी स्टॉक। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था। और दूसरा बेनिफिट था कि वो डीमैट में था, तो क्योंकि वो डीमैट में था तो उसको आप मार्जिन की तरह भी यूज़ कर सकते थे। तो ये दो बेनिफिट्स की वजह से मैं ETFs की तरफ काफ़ी बढ़ने लग गया, एंड मैंने और माई करियर नाउ ETFs में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। अब भले चाहे वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो, कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स हो, सेक्टरल इन्वेस्टमेंट्स हो, जो भी है, वो ETF को ही मैंने फेवर किया, क्योंकि वो कंप्लायंस में भी फिट हो रहा था, एंड मुझे स्टॉक मार्केट भी करने दे रहा था। सो लार्जली माई ट्रेडिंग पैटर्न हैज़ बीन ETFs एज अंडरलाइंग, मतलब ETFs को डिलीवरी में ले लो, एंड उसको मार्जिन की तरह दे करके उसके ऊपर आप निफ्टी के ऊपर ट्रेड कर सकते इंडेक्स की ट्रेड या स्ट्रैटेजी वगैरह बनाओ। तो मैं ट्रेड की जगह में स्ट्रैटेजीज करता हूँ। मेरा पर्सनल रहता है कि मैं स्ट्रैटेजीज करूँ। तो सर अभी भी आप ये कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ, मैं एकदम बाकायदा कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो मैंने आपको बोला कि 2007-8 के बाद जो लर्निंग आई कि भाई पैसे ऐसे बनेंगे नहीं, आप अपने रूल्स बनाइए, आप अपना मॉडल बनाइए। मैंने मॉडल्स बनाए, मॉडल चेंज होते गए हैं, लेकिन यही मॉडल आज भी मैं तो सर जैसे आप मेरे को अब ETF इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जैसे ETF में तो बहुत सारे ETF होते हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल है कि आप ये ETF में अब इन्वेस्ट करोगे, ये ETF में कब करोगे? तो एक तो वो मुझे बताइए, और कोई एक आधा आपका ट्रेडिंग का या स्ट्रैटेजी का मॉडल हो गया, वो आप मुझे एक रफली बता सकते हैं तो एक अच्छा आइडिया आ जाएगा। श्योर। देखिए, ETF में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या तीन चीज़ें को मैं सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ETF में देखता हूँ कि उनका कॉर्पस कितना बड़ा है। कॉर्पस का मतलब ये होता है कि उनका आउटस्टैंडिंग मार्केट में कितना है। अगर कॉर्पस बड़ा है तो वो ETF में लिक्विडिटी है, अगर लिक्विडिटी है तो उसको बाई सेल करने में रेट आपको अच्छा मिलेगा। तो यूजुअली अगर कोई ETF बड़ा है तो मैं उसको फेवर करता हूँ। ओके। ये मेरा एक सबसे पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, मैं उसके एक्सपेंस रेशियो को देखता हूँ। जैसे मुझे अगर निफ्टी का ETF खरीदना है, मार्केट में 6-7 निफ्टी ETFs है, सब में एक्सपेंस रेशियो आपको मालूम पड़ जाता है। जिसका एक्सपेंस रेशियो एक रीजनेबल लेवल पर लगता है और कॉर्पस अच्छा है, तो मैं उसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। दैट्स माई पॉइंट 2। एंड पॉइंट 3, जो आपने एक मॉडल की बात की, ये तो निफ्टी का हो गया, ये तो बहुत सिंपल ETF है। लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज्ड ETF है, तो वो मैं देखता हूँ कि इस ETF में नॉवेल्टी वैल्यू क्या है। ओके। नॉवेल्टी वैल्यू का मतलब हो गया कि क्या ये कोई एक अलग इंडेक्स को ट्रैक करता है, या ये कोई कमोडिटी को ट्रैक करता है। तो वो अगर तीसरी चीज़ अगर फिट हो गई तो उसको।
ये तीन के कॉम्बिनेशन में नॉर्मली मेरा ETF का सिलेक्शन रहता है, लार्जली स्पीकिंग. मार्केट के टाइमिंग्स आई डू यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल. यानी कि निफ्टी में कब एंटर करना है या कब नहीं एंटर करना है, वो मैं थोड़ा टाइमिंग टेक्निकल के पैटर्न्स देख करके, चार्ट वगैरह देख करके करता हूँ, और फंडामेंटल भी कि भाई ओवरऑल सिचुएशन कैसी लग रही है. जैसे अभी वी आर वेरी लाइक यू नो द मार्केट्स आर राइट नाउ कंसोलिडेटिंग, स्पेशली आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ बुल रन. तो चार्ट्स पे अब मार्केट कैसा लग रहा है एज वेल एज फंडामेंटली मार्केट कैसा लग रहा है. तो ये सब के कॉम्बिनेशन से आया यूजुअली एंड अप डिसाइडिंग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. आपको शायद लग रहा होगा मैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा हूँ, लेकिन आई जेन्युइनली बिलीव कि ये थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ में मुझे खुद को कन्विक्शन रहता है फिर. करेक्ट. तो सर मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपका मेजर इंटेंशन स्ट्रैटेजी से पैसे कमाना है या ETF से पैसा कमाना है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है? तो कैसे वो पॉसिबल होता है, मतलब कहाँ पे मेजर रोल प्ले होता है, कहाँ से ज़्यादा हम रिटर्न एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं? बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका. तो देखिए, मेरे लिए जैसे अगर आपने निफ्टी में पैसा लगा दिया, हाँ, तो भाई निफ्टी ETF में पैसा लगाए तो निफ्टी जितना करेगा उतना तो मुझे निफ्टी ETF में मिल जाएगा. करेक्ट. सिंपल. हाँ. तो भाई मेरा परफॉर्मेंस बेंचमार्क परफॉर्मेंस से तो मैच हो गया. हाँ. अब इसके ऊपर का जो बनाना है, हाँ, वो मैं स्ट्रैटेजी से बनाता हूँ. ओके. अच्छा, बट मेरा ये सवाल था कि आप सिर्फ निफ्टी 20 हो गया, बैंक निफ्टी 20 हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, या यू गो फॉर अदर ETF ऑल्सो? जैसे अभी लास्ट 2 साल से सिल्वर और गोल्ड ETF चले हैं, तो आपके पास कोई ऐसा मॉडल है, या वो 20 आपकी बाइंग हो रही है, ऐसा कुछ? ये एक एसेट एलोकेशन मॉडल है. ये आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है. देखिए, एसेट एलोकेशन मैं करता हूँ, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एसेट एलोकेशन 3 के बीच में होता है. एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेट, और तीसरा होता है कमोडिटी. यानी कि बाय कमोडिटी आई लार्जली मीन गोल्ड स्लैश सिल्वर. आई डोंट नेसेसरली मीन एनी अदर कमोडिटी. ये 3 के बीच में रेशियोज ऊपर नीचे होते रहेंगे. ओके. अच्छा. अच्छा, मतलब आपका ETF पोर्टफोलियो विल बी नॉट सेम फॉर ऑल द टाइम? नॉट ऑल द टाइम. अच्छा, जैसे अभी निफ्टी ज्यादा महंगा लग रहा है, तो आपने वहां से कम कर दिया पोजीशन, मे बी अपने गोल्ड सिल्वर में या कमोडिटी में ऐड कर बढ़ा दिया. हाँ. आप बात समझे? तो ये एसेट एलोकेशन, सो दिस इज अ डायनामिक एसेट एलोकेशन. तो ये एक तरीके से ऑल वेदर जैसा हो गया. ये ऑल वेदर थोड़ा रहता ही है. हाँ, इसमें हो सकता है कि कोई एक टाइम हो जहाँ पे निफ्टी का या इक्विटी का एलोकेशन 50-60% भी हो जाए. करेक्ट. कई बार हो सकता है कि इक्विटी का एलोकेशन शायद 25% हो, बट ये 3 एसेट्स के बीच में ETF घूमेगा. तो सर अभी आपका एलोकेशन किस में कितना है अभी के सिचुएशन से? नहीं, देखिए, अभी के एलोकेशन से थोड़ा सा मिक्स्ड है, इन द सेंस कमोडिटी साइड पे है. ओके. कमोडिटी साइड इज अ इम्पोर्टेंट एलोकेशन राइट नाउ. नहीं बोल सकते कि उधर नहीं है, बट पर्सनली आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन इक्विटीज, and it's a little bit of a contra call. In Hindi basically ये contrarian call है. मुझे लग रहा है कि equities after the 2 years of consolidation will give much better returns now. तो मतलब अभी आप अपने गोल्ड सिल्वर के ETF को शायद कम करके इक्विटीज की ETF में पोजीशन आपकी बढ़ाओगे? डेफिनेटली. ओके. तो सर आपने ये बहुत अच्छा बता दिया कि ETF में आपका एलोकेशन चलते रहता है, एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग, क्योंकि आप हर बार इक्विटी में हाई इन्वेस्टमेंट या इक्वल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. तो सर आपने ये बता दिया, अभी आप मुझे बताइए कोई एक आपका स्ट्रैटेजी जो आपको ऐसा लगता है कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो हमारे साथ. देखिए, स्ट्रैटेजी कोई भी एवरग्रीन तो नहीं रहती है. मैं आपको एक स्ट्रैटेजी तो बताता हूँ, लेकिन इसके साथ एक ही कैवेट एकदम क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी हमेशा एवरग्रीन है. ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन द स्ट्रैटेजी कैन चेंज. ओके. ठीक है.
एक स्ट्रैटेजी, एक जो पर्सनली मेरा बहुत एक फेवरेट स्ट्रैटेजी है एंड जिसको मैं कम से कम लास्ट 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ ओह एंड काफ़ी कस्टमर्स को भी रेकमेंड करता हूँ, वो है कवर्ड कॉल। ओके बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। ओके, आप अगर कोई स्टॉक पे या निफ्टी पे बुलिश है बट नॉट वेरी बुलिश, है यू कैन नॉट बी सुपर बुलिश, बट अगर आप बुलिश है तो आप उसको अंडरलाइन में खरीद लीजिए और उसके सामने उसका कॉल बेच करके रखिए। ओके अब उसका जो आप कॉल बेच रहे हैं वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है आपके अंडरलाइन से। तो अगर ऊपर गया तो आपके कोई एक्स्ट्रा लॉस तो हो नहीं सकता है, हाँ आपका लॉस कैप हो जाएगा, बट मोस्टली अगर जब तक आप बहुत ओवर बुलिश नहीं हैं तो ये जो आपने कॉल बेचा है ये प्रीमियम आपको बहुत हेल्प करता है अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं गया तो फॉर एग्जांपल अभी के सिचुएशन ही लेते हैं, निफ्टी मेरे ख्याल से कुछ 25,300-400 के आसपास चल रही है। करेक्ट, मैं बुलिश हूँ लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि निफ्टी एक साथ कोई बहुत ज़्यादा रैली करेगी। तो मैंने लगभग 26,000 के मेरे कॉल्स बेच करके रखे हुए हैं। अच्छा सर, अभी इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे वीकली हो गए, मंथली हो गए, तो आप कौन सा प्रेफर करते हो? मैं मंथली प्रेफर करता हूँ बिकॉज यूजुअली उधर मेरे को प्रीमियम ज़्यादा अच्छा मिल जाता है एंड अगर फार मंथ भी देखना है तो मैं फार मंथ भी देख सकता हूँ, वो डिपेंड करता है कि मेरा आउटलुक क्या है। राइट, बट वीकली से ज़्यादा आई प्रेफर monthly. My team tells me and they deal in a lot of weekly options. वो बोलते हैं कि weekly भी बहुत अच्छा है, तो I think weekly भी explore किया जा सकता है इसके लिए काफ़ी closely, but a strategy like this I think gives me some extra plus even अगर market कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं जा रहा है तो, बट क्या ये हर मार्केट के लिए अच्छा है? नो, ये डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में ये स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। तो सर एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने बोला कि अंडरलाइन एसेट हमारे पास होनी चाहिए। yes. तो हम समझ गए कि निफ्टी 20 तो आपके पास होगा ही, राइट, परसेंटेज शायद कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, हाँ. तो हम निफ्टी 20 कोई, अभी तो वैसे गोल्ड सिल्वर भी आ गया है बट हाँ. उसके ऑप्शंस इतने लिक्विड नहीं है, तो हम लोग निफ्टी से ही समझते हैं। या समझो आपने जो बोला कि अभी 25,400 है और हमारा व्यू है कि भाई जनवरी मंथ में या फरवरी मंथ में ये 26,000 के ऊपर नहीं जाने वाला है। राइट, तो हमें क्या करना है, वो स्पेसिफिक एक्सपायरी का 26,000 का कॉल बेच देना है। हाँ. तो समझो फॉर एग्जांपल वो 300 रुपए का चल रहा है, लेट्स से एग्जांपल, ठीक है, तो अब हमें सिर्फ वेट करना है कि फेब मंथ खत्म हो और हमें ये पूरा प्रीमियम मिल जाए, तो हमने एडिशनली 300 रुपया कमाया या जो भी 200 रुपया कमाया, जो भी कमाया। तो पहली बात तो ये है कि समझो अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर जाना शुरू करेगी तब हम क्या करेंगे? हाँ, तो देखिए पहले ना ये कन्विक्शन वाली अब बात हो जाती है। करेक्ट, ओके, अभी ये मेरा कन्विक्शन है कि भाई 26,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो भाई मैं तो अपने कन्विक्शन पे खड़ा रहूंगा। ओके, लेकिन अगर ये 26,000, अब मेरा कॉल गलत चला ही गया, हाँ, ओके, कोई भी कॉल अगर कॉल मतलब मेरा जो ये स्ट्रैटेजी गलत है, राइट, तो फाइनली देयर इज वन प्रिंसिपल जो हर आदमी अपना अपना अलग भी रख सकता है। मैं अपना जो फॉलो करता हूँ, मैं अपना एक स्टॉप लॉस रखता हूँ। ओके, आई फील कि भाई ये महीने में नहीं बना, कोई बात नहीं, उसके अगले महीने में बनाऊंगा। करेक्ट, क्योंकि मेरे पास अंडरलाइन में तो मेरे पैसे बन ही रहे हैं ना, ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम थी। अब एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए मैं थोड़ा अपना रिस्क ले रहा हूँ। वो रिस्क मैंने 300 रुपये में बेचा, अगर ये ऊपर जा रहा है, मेरा रूल है 100 रुपये अगर गया, 150 रुपये गया, बस खत्म ना, कोई बात नहीं। तो इज देयर एनी परसेंटेज कि आप सोचते हो कि भाई हमने ये बेचा है, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम तो हर बार कुछ ना कुछ अलग हो गए, तो हम परसेंटेज रूल डिसाइड करते हैं। माय परसेंटेज रूल इज 1:1.5, यानी कि अगर मैं 300 रुपये कमाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं अगर 200 रुपये खो दिया हूँ तो मैं 200 रुपये पे एग्जिट कर दूंगा, मतलब 200 के लॉस पे हम एग्जिट कर जाएंगे। मैं 200, यानी कि अब ये टू पुट दिस इन इक्वेशन, 300 रुपये की चीज़ बेची है, अब वो अगर 500 रुपये का रेट हो गया तो मैं उस टाइम पे एग्जिट कर। और सर वो टाइम पे फिर आप ऊपर वाले कॉल कुछ नहीं करूंगा, मतलब वो टाइम पे हमारा व्यू वो महीने के लिए खराब हो गया, मेरा व्यू ही गलत हो गया ना। राइट, पहले तो ये चीज़ मुझे अपनी खुद से ये होगा, माय व्यू वेंट रॉन्ग, खत्म। करेक्ट। तो सर ये एक अच्छा मेथड है बेसिकली, इसको हम हर महीने रन कर सकते हैं। हर महीने रन कीजिए, एकदम कीजिए। राइट, और निफ्टी पे व्यू तो मोर और लेस, अगर कोई बड़ा इवेंट नहीं है तो हम बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं, एकदम कीजिए। राइट, इनफैक्ट एट मोतीलाल ओसवाल हम इसके ऊपर प्रोडक्ट भी चलाते हैं,
जहाँ पे हम हमारे कस्टमर्स को एग्जैक्टली यही करते हैं कि उनके पास जो उनका स्टॉक्स पड़े हुए हैं, शायद निफ्टी नहीं हो लेकिन स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स के ऊपर हम एग्जैक्टली यही इस तरह की राइटिंग करते हैं एंड वी हेल्प देम मेक, एंड साल के 2 3 4% एक्स्ट्रा बन जाते हैं इससे। अच्छा, मतलब मैं आपको यही पूछने वाला था कि सर ये एक्सरसाइज करने से, ये स्ट्रैटेजी चलाने से हम कितना अप्रॉक्स जनरेट हो जाता है? मतलब वेरी रियलिस्टिकली नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड सब कुछ आप 4 से 5% एक्सपेक्ट कर सकते हैं साल में, ओके, विच इज अ बिग नंबर। हाँ, मतलब मतलब ये इंडेक्स एक्स्ट्रा प्लस हो 4.5, गया हाँ है, ये ये तो एक्स्ट्रा हो गया, करेक्ट। और ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, ये तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी। और आप अलग अलग स्ट्रैटेजी करके भी हाँ, और कुछ इसी कर तरीके से सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया शायद ये स्ट्रैटेजी हमेशा नहीं चलेगी, करेक्ट। तो शायद कुछ और दूसरी स्ट्रैटेजी, बट दिस इज वन ऑफ द मोर पॉपुलर स्ट्रैटेजीज। अच्छा, एंड और एक चीज सर, जैसे मैंने अपने एक फ्रेंड से ऐसा सुना था कि अगर आप स्ट्रैटेजीज करते हो तो आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करनी चाहिए, हाँ, तो उसके ऊपर आपका क्या कॉल है सर? देखिए आई वुड कम्प्लीटली अग्री विथ हिम। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक ही मेंट इट फॉर 1 मंथ। हो सकता है 1 महीने में वो एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। ओके, सो टिपिकली पूरे स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ आपको कभी भी डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये तो रूल ही है। तो आप कोई एल्गो भी यूज़ करें या कोई आप एक स्ट्रैटेजी भी फॉलो करें, डू नॉट फॉलो वन कंप्लीटली ऑल द टाइम। ऑल द टाइम, ये नहीं होना है। इट्स देयर इज नथिंग एज अ एवरग्रीन थिंग, जो मैंने आपको बताया ना, डायनामिक एसेट एलोकेशन। मैं आज इक्विटी में शायद 40% रखा हूँ, लेकिन 3 साल पहले शायद मैं 70% भी हो सकता था। तो ये डायनामिक थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। नहीं कर सके, सपोज अगर किसी को लगे कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो देन वन रूल जो शायद मैंने अपने कॉलेज में पढ़ा था और हमेशा मैं याद रखूँगा, कि द सिंपल रूल, आपकी जो भी एज है -100, उतना पैसा आप इक्विटी में रखिए। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, बट ये रूल थोड़ा जनरलाइज हो जाता है। मैं जनरलाइज हाँ, मतलब हाँ, एकदम सिंपल रखने के करेक्ट, लिए, करेक्ट, करेक्ट। बट अगर आप बाकी डायनामिकली मैनेज कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। ओके, तो सर एज अ मोतीलाल ओसवाल में आप क्लाइंट्स के लिए जैसे अभी मैं ये नोटिस करता हूँ, आपने जब रिसर्च की बात की तो टेक्निकल के लिए तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में और बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस को मोर और लेस समझते हैं, बट जब फंडामेंटल रिसर्च की बात आती है ना सर, तो आज से कुछ साल पहले एआई नहीं था हमारे पास, तो लोग क्या करते थे, लिटरली उसको सीख के रिसर्च करने की कोशिश करते थे और जो नहीं सीखता था वो उसे छोड़ देता था। बट आजकल मैं सोशल मीडिया पे ये देख रहा हूँ कि जो नॉर्मल जो एआई टूल्स है जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, उसमें लोग क्या करते हैं, Q3 का रिजल्ट आया, उसका पीडीएफ उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिया, अटैच कर दिया और उसको कुछ प्रॉम्प्ट दे दिए और बोला कि भाई आप हमें ये क्वार्टरली रिजल्ट देख के ये कंपनी के बारे में आपको क्या लगता है, अगर आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की तरीके से ये रिसर्च को पढ़ के हमें बताइए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है अभी उस तरीके से एआई को यूज़ कर रहे हैं और मैं इसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बट आपको क्या लगता है कि क्या ये अप्रोच राइट है या इसमें कुछ और चीज़ें हमें देखनी चाहिए? देखिए, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ। आप चैट जीपीटी पे जाइए और बोलिए आपके पेट में दर्द है, बताओ कि कौन सी दवा लो। चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा ही। आएगा, राइट। आप लेंगे वो दवा? मतलब सोचना पड़ेगा ना सर, क्योंकि दवाई लेने की बात चलिए है। ठीक है, शायद पेट दर्द में इतना नहीं सोचेंगे। हाँ। मैं ये बोलता हूँ कि भाई आपके ना, भगवान ना करे कोई और कोई ज़्यादा सीरियस कोई चीज़ है, और आपने चैट जीपीटी पे जा करके पूछा और चैट जीपीटी ने सजेस्ट कर दिया कि भाई आप ये कीजिए, आप करेंगे? नहीं करूँगा। वैसे रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था पेपर में, किसी ने खुद का ऑपरेशन कर दिया था। तो मेरा ये कहना नहीं है कि एआई कुछ खराब है। मैं एआई के लिए काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, बट आई थिंक एआई जिस तरह से यूज़ करना है वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हम धीरे धीरे हम सब लोग सीखेंगे। जो चीज़ आपने बताई कि मैंने एक रिपोर्ट ले लिया और एक रिपोर्ट को चैट जीपीटी पे चढ़ा दिया और मैंने बोला कि भाई यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट रिसर्च एनालिस्ट, अब ये रिपोर्ट का एनालाइज करो और मुझे बताओ ये स्टॉक में पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है, विल गिव यू अ कंप्यूटर मॉडल आंसर। इसका मतलब यह है कि फाइनली इट्स अ एआई ड्रिवन आंसर, इट डज नॉट हैव द एक्सपर्टीज।
आज एक एक्सपर्टीज़ जो आप एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं, एक लॉयर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिमिलरली रिसर्च जो किया जाता है, जो एनालिस्ट होता है, वो भी एक तरह के एक्सपर्ट है। और आज वो पूरा दिन बैठ कर के ये पढ़ते हैं, काफ़ी सालों से उन्होंने ये चीज़ समझी है। जिस तरीके से वो एक कंपनी को पढ़ेंगे और एनालाइज़ करेंगे एंड उसके जो सॉफ्ट पॉइंट्स है, डेटा नहीं सिर्फ, डेटा प्लस सॉफ्ट पॉइंट्स और ओवरऑल एक पिक्चर देखेंगे, वो एक कंप्लीटली अलग पर्सपेक्टिव होता है। सो यस, हो सकता है चैट जीपीटी ने आपको बहुत अच्छा एक एनालिसिस दिया हो, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल कन्विक्शन ऑन दैट इज़ नॉट वेरी हाई। आई बिलीव कि ये इट्स लाइक अ गूगल सर्च, इट्स लिटिल बेटर देन गूगल सर्च। व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इंस्टेड इज, कोई भी एआई जो आप यूज़ करें, वो एआई के आप सोर्स को देखिए। द सोर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो एआई आपको जो जवाब दे रहा है, वो सोर्स उसने कहाँ से लिया है। क्या उसने सिर्फ एक इंटरनेट से सोर्स लिया है? क्या उसने सिर्फ आपका एक रिपोर्ट का सोर्स लिया है? क्या उसने कोई अनजानी नॉन सिक्योर्ड साइट्स का सोर्स लिया है? सर, ये डेटा से प्रूव हो गया है कि लीगल काउंसिल में एआई के जो इंजन्स यूज़ किए गए, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया वही कि लीगल में कोई व्यू लिया जाए। 85% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो चैट जीपीटी वगैरह से निकला था, व्हेन इट वाज एक्चुअली प्रेजेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट डिड नॉट स्टैंड। तो अगेन एआई सीखेगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन जब आपके प्रोफेशनल करियर की बात है, जब व्हेन इट्स योर हार्ड अर्न मनी, उस टाइम पे यू विल नीड राइट नाउ मोर फिनिश। इसलिए एआई आप जो भी यूज़ करें, उसका सोर्स जरूर देखिए। वो सोर्स कहाँ से ले रहा है? इज़ इट अ प्रॉपर वैलिड सोर्स? इज़ इट अ सोर्स विच इज़ अ ऑथेंटिक सोर्स? अगर आपका वो आपको लगता है कि ये सोर्स वैलिड है, ऑथेंटिक है, और ये जो एआई अब ये सोर्स पढ़ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो येस, देन प्लीज़ बाय ऑल मीन्स यूज़ दैट एआई। लेकिन थोड़ा सा ठोक बजा करके देखिए इसके ऊपर। तो सर, ऐसा कोई हमारे पास आपने कोई चीज़ ऐसी डेवलप की है, आप मुझे बता रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आप उसके बारे में हमें बताइए कि वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। श्योर। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक डेमो भी देता हूँ इस पे। तो मोतीलाल ओसवाल में हमारा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है रिसर्च के ऊपर, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था। आज के दिन हमारे पास लगभग हम 350 कंपनीज पे कवरेज करते हैं। एंड जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, यही सेम क्वेश्चन कस्टमर्स का भी आता है, सबका आता है कि भाई कैसे हम क्या करें, एआई को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मोतीलाल ओसवाल में क्या किया है, जितनी भी हमारी ये 350 कंपनीज थी, उन सबका रिसर्च हमने हमारे खुद के एआई पे अपलोड कर दिया और डालते रहते हैं। और जो कंपनीज जिस पे हमारा कवरेज नहीं है, वहाँ पे हमारा जो दूसरा टेक्निकल रिसर्च है, क्वांट रिसर्च है, डेरिवेटिव रिसर्च है, वो सारी चीज़ें डाल दी और हमने हमारा एक एआई एजेंट बना दिया है। इसका नाम हमने रखा है एमओ रिसर्च असिस्टेंट। सो ये हमारा मोबाइल ऐप है, जिसका नाम राइज है। हमारे कोई भी कस्टमर जो हमारे साथ है, सबके पास ये ऐप है। राइज ऐप पे ये एआई एजेंट अवेलेबल है। इधर मोर बटन दबाएंगे ना, मोर बटन के अंदर एमओ रिसर्च असिस्टेंट करके है। ये जैसे ही एमओ रिसर्च असिस्टेंट दबाएंगे तो पहले आपसे एक आई एग्री करके आएगा, वो आपको एक बार एक्सेप्ट करना होगा। मैंने पहले से एक्सेप्ट किया हुआ है तो इसलिए नहीं आया है। अब आप इधर देखिए, ये मेरा रिसर्च असिस्टेंट चालू हो गया है। इट्स वेरी सिमिलर टू एनी चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, कोई भी है। बट द बिगेस्ट डिफरेंस, ये जो असिस्टेंट है, ये सिर्फ हमारे रिसर्च के ऊपर है, हमारे एक्सपर्टीज है। तो इसके ऊपर जो डेटा है वो 100% ऑथेंटिक डेटा है। जो भी ये अब आपको इधर से सजेशन देगा, वो हमारा रिसर्च बैक्ड है। ये इंटरनेट बेसिस पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी डेमो दिखाता हूँ। ये जहाँ पे द मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज़ गिव मी अ व्यू ऑन HDFC बैंक। तो मैंने ये टाइप किया और ये दबाया, एंड अब ये जाकर के सर्च कर रहा है। इसको थोड़ा 2-10 सेकेंड लगेगा, ये सर्च करके बताएगा। एंड ये अभी हमारे पूरे रिसर्च डेटाबेस पे सर्च कर रहा है। जो हमारा व्यू है HDFC बैंक पे, उसको एनालाइज करेगा, बताएगा
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स है वो सब अपने आप अपडेट हो रहे हैं पीछे में। करेक्ट। आज कस्टमर को जाकर के पीछे से खुद नहीं ढूंढना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अंदर जब ये सारे रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ करके HDFC बैंक का ये अब आपको आ जाना चाहिए, अब ये आपको व्यू दे देगा इन अ वेरी सिमिलर टू ChatGPT स्टाइल कि भाई ये हमारा, ये देखिए आगे इधर यस ये हमारा HDFC का पूरा व्यू आ गया कि भाई देखिए हमारा फुल डिटेल के साथ ओके हमारा क्या इन्वेस्टमेंट आइडिया पे है, लॉन्ग टर्म होराइजन, HDFC बैंक बाय का हमारा रेटिंग है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 935 है, रिकमेंडेशन एंड टारगेट प्राइस जो हम इस पे दिए हुए हैं लगभग 23% ऊपर का यहाँ से टारगेट प्राइस दिया है। करेक्ट। नेट प्रॉफिट वगैरह क्या है, सारा डिटेल्स, रीज़न पूरा हमारा, डेली के हेडलाइंस सब कुछ, और रीज़न क्या है। बॉटम लाइन, मोतीलाल ओसवाल मेंटेन्स अ बाय व्यू ऑन HDFC बैंक backed by solid Q3 earnings, expanding the margins and disciplined cost control. The stock trades are at a reasonable valuation. और साथ में इधर नीचे हमारा ये रिपोर्ट, तो इमीडिएटली जैसे ही कस्टमर इधर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट भी पूरे कॉल के ऊपर। तो दिस इज अ completely AI driven solution and this is available to all our customers, कोई भी यूज कर सकता है। Biggest benefit being कि this is a authentic data. It's a completely research back data. राइट। तो ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमने AI को तो यूज़ किया बट राइट जगह पे यूज़ किया है और जो हमें डेटा मिलेगा वो ऑलमोस्ट राइट होगा। अच्छा सर, ऐसा होगा कि समझो मैंने किसी कंपनी के बारे में पूछा और मोतीलाल ओसवाल का उस पर रिसर्च नहीं है या टेक्निकल कोई रिपोर्ट भी नहीं है, तो हमको वो टाइम पे वो क्या बताएगा? नहीं, तो वो टिपिकली जो 350 कंपनीज है उसके ऊपर तो फुल मोतीलाल का रिसर्च है। Correct. जो इस कंपनी पे मोतीलाल का कोई व्यू नहीं है वहाँ पे अगर हमारा कोई टेक्निकल व्यू हुआ तो टेक्निकल व्यू बताएगा, या अगर हमारा कोई क्वांट व्यू हुआ तो क्वांट व्यू भी बताएगा। वरना आपको इनफ डेटा पॉइंट दे सकता है जिस डेटा पॉइंट से आप उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये स्टॉक पे आगे क्या करना है। बट टिपिकली 350 कंपनीज जो हमारी कवरेज है, दीज आर द मोस्ट ट्रेडेड कंपनीज एंड दिस इज द लार्जेस्ट कवरेज नेटवर्क इन द कंट्री। राइट, ओके। एक और पॉइंट है अभी AI में जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप मुझे बता रहे थे कि आप जाकर के एक रिपोर्ट कहीं पे अपलोड करेंगे और ChatGPT उसका समरी देगा। हाँ, ये भी अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राइज ऐप में आप इधर रिसर्च सेक्शन में आइए, ये रिसर्च सेक्शन देखिए इधर ऊपर है, और रिसर्च सेक्शन के अंदर नीचे इधर आपके कंपनी रिपोर्ट्स करके टैब है। कंपनी रिपोर्ट्स में जाइए, ये जो भी हमारे लेटेस्ट कंपनी रिपोर्ट्स है ये सब उसका लिस्ट है। जैसे आज सेजिलिटी पे आया है रिपोर्ट, ग्लैंड फार्मा पे आया है, वोडाफोन पे आया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आया है। आप किसी भी रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। Bharat Electronics posted strong third quarter of fiscal year 2026 results, with revenue growing 24% year over year. तो आपने जैसे देखा कि अब आपको रिपोर्ट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने AI डायरेक्टली रिपोर्ट में डाल दिया है। AI का समरी आपको इमीडिएटली उस टाइम सुनाई देगा, तो आपको जाकर के अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है, इधर ही आपको मिल जाएगी। फिर से अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो इधर क्लिक करिए, रिपोर्ट भी आपके पूरी रेडी है। सो AI व्हेन यूज्ड correctly can really help you both save time and can give you a lot of insights, लेकिन source authentic होना चाहिए। AI का use आपको समझ करके करना चाहिए, बिकॉज आप कोई भी नॉर्मल Gemini या ChatGPT में तो क्या पूरे इंटरनेट से कहीं से रिसर्च कर लेगा। वो बहुत सारे फंड हाउस की रिपोर्ट निकालेगा, एक बोल रहा है सेल, एक बोल रहा है बाय। अगर फंड हाउस तक भी है तब तक भी मैं समझूं, वो तो शायद आपके कोई नॉर्मल कोई किसी ब्लॉग से उठा लेगा। हाँ, कोई भी, एंड यू डोंट नो कि वो क्या चीज विल अफेक्ट द मार्केट, राइट? सो बेसिकली हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको ChatGPT हो गया, Gemini हो गया, वो यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट बात यहाँ पे ये है कि वहाँ से जो रिसर्च आपको आ रही है, वहाँ से जो आपको आंसर मिल रहा है, वो कहाँ से डेटा लेके वो आपको आंसर दे रहे हैं उसके ऊपर है। बट मैं ऐसे मानता हूँ ना सर, आप ChatGPT यूज़ करो, आप Gemini यूज़ करो, या फिर आप ये मोतीलाल ओसवाल का जो असिस्टेंट है वो यूज़ करो, बट इसको आपको एज अ सपोर्टिव टूल यूज़ करना चाहिए, नॉट एज अ फाइनल आपका डिसीजन मेकिंग टूल यूज़ करना चाहिए। कि भाई आप किसी स्टॉक में एक रिसर्च कर रहे थे, उसके ऊपर आपको और एक सपोर्टिव
कहीं से गाइडलाइंस चाहिए या गाइडेंस चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। बहुत सही बात बोली आपने। देखिए फाइनल डिसीजन या सपोर्टिव टूल आई थिंक इज़ द परफेक्ट वर्ड, कि ये आपको एक गाइड कर सकता है, ये आपका एक बहुत अच्छा साथी हो सकता है, एड हो सकता है, बट फाइनल डिसीजन आप खुद ही लीजिए। आई डोंट थिंक इसमें मैं कोई भी दो राय है कि ये टूल से आपका टाइम बचेगा, आप शायद ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे, बट फाइनली द डिसीजन शुड बी टेकन बाय द कस्टमर हिमसेल्फ। ओके, नहीं सही है सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू। एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है वो हमने पहले डिस्कस ही नहीं किया था और मैंने कोशिश किया कि मैं सर की मेथड समझ सकूं। तो सर थैंक यू वेरी मच। कभी मौका मिलेगा आपसे वापस से एक बार तो हम आपकी स्ट्रैटेजीज पे और थोड़ा डीप डाइव इन जाके लैपटॉप में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि ऑप्शंस में फायर फाइटिंग भी होती है, अगर हमारा व्यू गलत होता है तो हमें और कुछ भी करना पड़ता है, तो मज़ा आएगा वो सीखने आपसे कभी अगर मौका मिला तो। बट अब के लिए थैंक यू एंड आई होप आप लोगों को भी जो हमने बात किया है उसके ऊपर से आपको कुछ आइडिया मिला होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आई होप आपको मज़ा आया होगा बहुत हमारे ज़्यादा साथ। मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड इट वाज एब्सोल्युटली अ प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू।